Hello, my name is Prabhav and I welcome you all to the Civil Point Institute Indore। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो जो हमारा नया सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, और जिसमें से पहला चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक, तो आज जो हम पहला इसकी जो यूनिट कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो भी बेसिक बातें हैं कंप्यूटर के बारे में उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, मतलब पहला टॉपिक है जो या पहला चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, जितनी भी बेसिक बातें होती है कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो सबसे पहले हमको वर्ड कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा बेस क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूँ तो कंप्यूटर कहाँ से आया, क्या मतलब होता है कंप्यूटर का, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूँ तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से था। कंप्यूटर जो आया एक लैटिन वर्ड से आया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक, तो वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, जो ये कंप्यूटर वर्ड उठाया गया है वो लैटिन वर्ड से उठाया गया। तो ये देखिए ये चीज़ अपनी हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार हमसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया, क्या कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो एक लैटिन वर्ड से उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या क्या है। ठीक, कंप्यूटर एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैनिपुलेट करते हैं, और जो हमारा डाटा होता है उसको भी हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमको एक इंस्ट्रक्शन मिल पाए। जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दी, कुछ आपने इनपुट दिया, 2 दिया प्लस आपने 2 दिया, तो ये डाटा क्या होगी, ये डाटा आपका मैनिपुलेट होगा। ठीक है, ये डाटा आपका मैनिपुलेट होगा और आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से वो डाटा आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपको 2 + 2 चाहिए रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो आपका जो डाटा है उसको मैनिपुलेट करके एक आउटपुट प्रोवाइड करता है आपका कंप्यूटर। ठीक, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन, दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। आपने यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, आपने दो इनपुट दिया, आपने बोला 2 और +2 चाहिए मुझे। ठीक है, 2 + 2 चाहिए, तो ये आपने क्या किया, प्रोवाइड किया आपने इंफॉर्मेशन, और आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे इसका एडिशन चाहिए, प्लस करना है इसको। तो उससे हिसाब से आपको क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिली कि आपका 2 + 2 क्या होता है, 4। तो ये भी आपका क्या है, एक कंप्यूटर का ऑपरेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया, ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट ऑपरेशन भी हम कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे बेसिक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ और भी खास होती है कंप्यूटर में। एक तो आपका जो डाटा है इसको मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से वो डाटा को आउटपुट भी देता है, साथ ही साथ उस डाटा को वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, उस डाटा को स्टोर कर सकता है। अगर मान लीजिए फिर से क्या कर सकता है, उसको अपन फिर से पढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आपने यहाँ पे कर लिया एक बार ऑपरेशन 2 + 2 = 4, तो अगर आपको देखना था कि आपने 2 + 2 जो क्या किया था, तो आप इसको फिर से निकाल कर देख सकते हो कि हाँ आपने 2 + 2 4 किया था। ठीक है, और चाहे तो आप इसमें और भी कुछ एडिशन कर सकते हैं, इसको और भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है, इट हैज एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। ठीक है, अब कंप्यूटर को हम बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, इंटरनेट में ब्राउजिंग करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और गाने सुनने के लिए, मतलब लगभग ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आज हम कंप्यूटर से नहीं कर सकते। कंप्यूटर से हम ऑलमोस्ट आजकल जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं सब कर सकते हैं। ठीक है, तो
आजकल तो वैसे एआई वगैरह भी आ गया है, तो जो चीज़ें इंसान कर सकता है वो सारी चीज़ें भी कंप्यूटर कर लेता है, चाहे वो रेस्टोरेंट में वेटर बनने की बात हो, चाहे वो फिर मतलब कोई भी जैसा भी काम जो इंसान कर सकते हैं वो सारे भी कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन मोटी मोटी बात करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं टाइप डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को हम टाइप कर सकते हैं, सेंड ईमेल, ब्राउज इंटरनेट, इंटरनेट में सर्फिंग कर सकते हैं। ठीक, आपने देखा होगा अकाउंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपका जो समीशन है सही है गलत है। अकाउंटिंग जैसे कि ऑडिट वगैरह भी करते हैं अपन इसमें। ठीक है, उसमें अपन कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है कंप्यूटर की, ये तो मेरी जनरल बात हो गई कंप्यूटर का मतलब क्या होता है और कंप्यूटर होता क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है कंप्यूटर की, तो वो हम क्या बोल सकते हैं। तो अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो अगर मैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो इसके 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है इसमें जो देते हैं हम इनपुट, वो उसके बाद सेकंड फंक्शन इसमें होता है इनपुट के बाद हमारा प्रोसेसिंग, जो हमने इनपुट दिया उसको क्या किया की होता है इसके अंदर प्रोसेस होता है वो, तो सेकंड हो जाएगा हमारा प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको देना होगा हमारा क्या, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, और उसके बाद हम उस आउटपुट को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। आप इसको समझिएगा एग्जाम्पल से, जैसे कि मैंने बोला मुझे 2 × 2 चाहिए। ठीक है, तो मैंने इनपुट क्या दिया, 2 × 2, तो ये अंदर प्रोसेस करेगा कि 2 × 2 क्या होता है, तो उसने प्रोसेस किया 2 × 2 क्या होता है, 4, तो उसने प्रोसेस करके रिजल्ट आया 4, तो उसने आउटपुट में दे दिया 4, और फिर मैंने क्या कर लिया, डाटा को क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, तो वो चला गया मेरी स्टोरेज पे, तो मेरा आया 2 × 2 ये मेरा आया इनपुट। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई में होता क्या है, वो हो जाएगी मेरी प्रोसेसिंग, फिर मेरा आउटपुट हो गया 4, और फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। तो टोटल ये बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं जो हम कंप्यूटर में अपने परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग, तीसरा हो गया आउटपुट, और चौथा हो गया स्टोरेज। ठीक है, तो इसके बारे में भी छोटी छोटी सी बातें हम लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। देखिए, अगर इनपुट की बात करूं तो ये भी जो इंफॉर्मेशन और डाटा जो हम एंटर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू कंप्यूटर। ठीक है, अभी जो कंप्यूटर के अंदर आप डाटा एंटर करते हो या जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, वो डाटा कहां पे जाती है, तो वो जाती है हमारे सीपीयू के पास। ठीक है, तो जो आपकी इनपुट यूनिट होती है, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपकी एक इनपुट यूनिट है, तो कीबोर्ड के अंदर आपने अपने डाटा को प्रेस किया, जैसे आपने कुछ भी टाइप किया या आपने कोई भी परफॉर्म कोई भी एक्शन किया कि आपने 2 × 2 किया या 2 + 2 किया या 2/2 किया, तो ये जो डाटा है, ये जो आपका इनपुट डिवाइस है, वो कहां भेजता है, वो सीपीयू भेजता है। ठीक है, तो यहां पे ये भी हमको याद रखना है कि इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, it sends data and instructions to CPU। सीपीयू क्या होता है, आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ये सब बातें हम धीरे धीरे और आगे करेंगे। अभी फिर बेसिक ये है कि अगर आपको कुछ भी फंक्शन करना है कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले आपको आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इनपुट कराना पड़ेगा, और ये जो इनपुट इंफॉर्मेशन है, ये इनपुट डिवाइसेस के मतलब इनपुट आपने अंदर कराई इंफॉर्मेशन, तो ये कहां पे जाएगी, आपके सीपीयू के पास जाएगी। फिर सीपीयू में जाने के बाद क्या होगा कि जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, जो डाटा है, वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे किसमें, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, अगर आपका जो भी डाटा है, जो भी आपने अंदर रॉ डाटा एंटर किया है, जो भी आपने अंदर एंट्री किया है, जैसे 2 × 2 आपने अंदर एंटर किया है, तो वो अभी आपके लिए कोई काम का नहीं है वो डाटा, क्योंकि वो तो आपको पता है कि 2 × 2 आपको करना है। आपके लिए काम का है कि 2 × 2 = 4 होता है, तो ये जो 4 है ये आपके काम का है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो आपके डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है।
आपका जो रॉ डाटा है, आपका जो बिना काम का डाटा है, उसको एक मीनिंगफुल यानी कि एक काम के डाटे में, एक पर्पसफुल जो डाटा है उसमें कन्वर्ट कर कर आपके सामने लाके देती है। किसकी मदद से? आउटपुट की मदद से। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होते हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन taken on data to convert information meaningful to user। देखिए ये क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक आपका सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है या डाटा होता है, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होगी, आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर ऐसी प्रोसेसिंग होगी कि जो आपका जो डाटा है, जो आपका रॉ डाटा है, उसको हम एक ऐसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके यूजर के पास देंगे। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है कि आपने जो भी डाटा एंटर किया, जैसे आपने मान लीजिए एंटर किया 2 - 2, ठीक है, तो ये 2 - 2 आपका इनपुट है। ठीक, तो अब आपको तो इसका रिजल्ट चाहिए ना, आपको तो इसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको 2 - 2 तो नहीं चाहिए, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए मीनिंगफुल है। तो इसको जो ऑपरेशन है, ये 2 - 2 = 0 होता है, ये ऑपरेशन आपका प्रोसेसिंग यूनिट में होगा। आज का जो रिजल्ट है, ये जो मीनिंगफुल रिजल्ट है, ये हमको कौन देगा? प्रोसेसिंग यूनिट देगी। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अब ये तो मैंने आपको काफी बेसिक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दे दिया। ऐसा जरूरी नहीं रहता, हम कोडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे कोड्स हम राइट करते हैं, तो उस कोड्स को भी प्रोसेस कौन करेगा? हमारा प्रोसेसर कोड को प्रोसेस करके फिर जैसे आप कोई भी ऐप चलाते होंगे आज, तो उस ऐप को चलाने, वो ऐप आपके पास एक आउटपुट है, उसके लिए हमको कोड्स के फॉर्म में इनपुट देना पड़ता है। फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर वो कोड्स क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं, और वो कोड्स प्रोसेस होने के बाद आपको एक ऐप के द्वारा ऐप के जैसे सामने आउटपुट में आता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग हमारी होती है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला 2 × 2 करिए, तो पहले 2 × 2 आपके अंदर, आपके कानों से आपके ब्रेन के पास ये इनपुट गया, और फिर आपके ब्रेन ने इसको एनालाइज किया कि 2 × 2 आपका 4 होता है। तो जो प्रोसेसिंग हुई वो आपके ब्रेन के द्वारा हुई कि 2 × 2 4 होता है, और फिर आपने अपने मुंह से बोला कि ये 4 होता है, तो 4 आपका जो मुंह से आपने बोला ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये जो आउटपुट हो गया, तो आउटपुट क्या हो गया कि जो आपका प्रोसेस डाटा है वो किसके पास अवेलेबल हुआ? यूजर के पास अवेलेबल हुआ विद द हेल्प ऑफ आउटपुट। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका इनपुट है, आपने इनपुट किया अंदर कंप्यूटर के, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर वो गया और कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस होकर आपके पास क्या आया? आउटपुट आया। तो आउटपुट आप किस में आया? स्क्रीन में आया। तो स्क्रीन क्या होगी? आपकी आउटपुट डिवाइड हो गई। तो इट मेक द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू यूजर्स। ठीक है, अब ये किस में आते हैं? जैसे कि डिस्प्ले में आ जाएगा, या आपका प्रिंटर होता है वो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा, प्लॉटर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। सारे हम पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपका जो डाटा है, जैसे मान लीजिए आपने 2 × 2 किया 4 आया, जैसे आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, आपने कोई कोड रन किया और वो सक्सेसफुल हो गया, फिर आपको क्या करना है? उसको स्टोर करना है। तो वो आप अपनी स्टोरेज में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो इट स्टोर्स द डाटा, ये जो डाटा है इसको क्या कर लेता है? ये परमानेंटली स्टोर कर लेता है। तो स्टोर डाटा इन प्रोग्राम परमानेंटली। ठीक है, it is used to store information during the time of program execution, possible to get any type of information from it। अगर बाद में भी आपको इस इन्फॉर्मेशन को रीड करना है तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। ठीक है, अब आपके क्या क्या फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस है, इसका मतलब कंप्यूटर यूज करने के क्या क्या फायदे हैं हमको, हमको कंप्यूटर क्यों यूज करना चाहिए, ऐसा क्या काम है जो हम नहीं कर सकते और कंप्यूटर कर सकता है। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला फीचर है स्पीड। जितनी तेजी से काम कंप्यूटर कर सकता है आप नहीं कर सकते। तो पहला तो फीचर हो गया आपका स्पीड। ठीक है, ये स्पीड को आप मैच नहीं कर सकते, किसी भी हाल में आप स्पीड नहीं कर सकते। ठीक है, स्पीड जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। ठीक है, आप जितनी देर में शायद सोच भी नहीं पाएंगे, उतनी देर में कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके डाटा इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप जैसे, अगर मैं सिंपल तौर पे ऐसा समझना है तो कैलकुलेशन समझ सकते हैं, पर कोड्स वगैरह भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके लिए, जिसमें कंप्यूटर यूज होता है। पर मैं आपको बार बार एग्जांपल 2 × 2 या ऐसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ में ज्यादा जल्दी अच्छे से आएगा। तो जैसे आपको 2 × 2 करना है, जैसे मैं आपको बोलूँ 4156 × 9182, तो ये तो आप कर ही नहीं पाओगे खुद से कैलकुलेट, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो तुरंत आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो एक पहला तो हो गया स्पीड। दूसरा एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी बहुत ही ज्यादा होती है।
ठीक है, हो सकता है कि आप गलत कर दो, पर कंप्यूटर का अगर आपने कैलकुलेट किया है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपने इनपुट दिया है तो उसमें एक्यूरेसी इसकी होती बहुत ज़्यादा है। स्पीड तो होगी, आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया है वो बहुत जल्दी आपका एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और साथ ही साथ बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यानी कि बिल्कुल सही सही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी, इनपुट दिया और वो कुछ भी कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में 99.999% केसेस में जो आपको कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया है वो सही ही होगा और बहुत ही जल्दी देगा आपको रिजल्ट। ठीक, तीसरा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। आप दुनिया भर का डाटा इसके अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका, स्टोरेज कैपेसिटी। अब आपने भी देखा होगा पहले तो 1 MB 2 MB, पहले तो केबी के हिसाब से भी कंप्यूटर बनते थे, पर आजकल आपने देखा होगा 1 TB 2 TB है ना, 1 TB 2 TB, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा के भी मेमोरी के आजकल अपने पास स्टोरेज डिवाइसेस आने लगे। तो इतना ज़्यादा डेटा भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब स्टोरेज आप जितना चाहे उसमें उतना लगा सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप क्या कर सकते हो उसमें स्टोर कर सकते हो वो। लेकिन डेटा की जितना आप डेटा स्टोर कर सकते हो आप कंप्यूटर में, वो डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है। इट विल डिपेंड ऑन द हार्ड डिस्क, कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। अगर आपकी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है तो आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, अगर आपकी हार्ड डिस्क छोटी है तो आप बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, ये तो हो गया आपके 3 एडवांटेज। अब चौथा एडवांटेज क्या है, ये तो मतलब सभी को पता है। ये एडवांटेज तो आप मतलब कोई बच्चे से भी हम पूछेंगे तो यार एडवांटेज हमको सारे लगभग बता ही देगा। ठीक है, अब उसके बाद है वर्सैलिटी, वर्सैटिलिटी। ठीक है, वर्सैटिलिटी है इसका अगला एग्जांपल। वर्सैटिलिटी मतलब कि कितनी अलग अलग चीजें ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कितना वर्सेटाइल है ये। ठीक, तो ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, काफी ज्यादा इसकी जो वर्सैटिलिटी है, वर्सैटिलिटी इसकी काफी ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या है, वर्सैटिलिटी का मतलब है कि कितना ज्यादा वर्सेटाइल है, यानी कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, बहुत दुनिया भर जैसे भी काम आप बोलो, चाहे आपको एक्सेल में डॉक्यूमेंट बनाना हो, चाहे आपको वर्ड यूज करना हो, चाहे आपको यूट्यूब चलाना हो, चाहे आपको नेट चलाना हो, चाहे आपको कोई फाइल बनाना हो, चाहे आपको कोई कोड रन करना हो, ठीक है, चाहे आपको कोई वीडियो देखना हो, चाहे आपको कोई म्यूजिक देखना हो, चाहे आपको गेम खेलना हो, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, और वो भी सेम टाइम पे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पीछे आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, सामने आप उसमें दूसरी प्रोसेस भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो पीछे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है और सामने मैं आपका लेक्चर, मतलब पीछे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सामने मैं आपको बता भी रहा हूँ, इसमें लिख भी पा रहा हूँ, जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है उसमें मैं लिख भी पा रहा हूँ। तो काफी सारे काम एक साथ ये परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो जैसे रिकॉर्डिंग एक अलग तरीके का काम है और जो मैं लिख रहा हूँ ये अलग तरीके का काम है, तो ये दोनों एक साथ हम कर रहे हैं, तो यानी ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, अलग अलग काम ये एक साथ कर सकता है। ठीक, दूसरा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपने इसको इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए हैं वो काम अपने आप वो कंप्यूटर कर लेता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया है शट ऑफ, शट ऑफ यानी कि टर्न ऑफ करना है कंप्यूटर को, तो वो अपने आप टर्न ऑफ कर देगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शन उसको दिया है रीस्टार्ट, तो वो अपने आप फिर क्या कर लेगा, रीस्टार्ट कर देगा, है ना। आपको बार बार प्रेस नहीं करना। जैसे आपने दे दिया टर्न ऑफ आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आपको अपना सिस्टम क्या करना है, बंद करना है, तो 5 मिनट के बाद सिस्टम अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए है कि 5 मिनट बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, तो वो सिस्टम अपने आप 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका सिस्टम में कोई अपडेट आता है तो आपने उसको बोला है कि ये अपडेट को इंस्टॉल करना है मुझे 6 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, तो अपने आप वो जो अपडेट है उसको आपका सिस्टम 10 मिनट के बाद इंस्टॉल कर लेगा। यानी कि बहुत सारे काम ये खुद ब खुद कर लेता है, जिसमें हमको खुद से कोई काम को उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका अगला एडवांटेज क्या है आपका, ऑटोमेशन। इसका अगला एडवांटेज हो गया आपका ऑटोमेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है ये, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर थकता नहीं है। ठीक है, बहुत देर तक ये काम कर सकता है। ठीक, अगर आपको ह्यूमन बींग है तो अगर मैं बोलूँ कि आपको 10 घंटे या 12 घंटे काम करना है तो उसके बाद आप थक जाओगे, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन कंप्यूटर आप चाहे जितनी देर तक चालू रखें वो चालू रहेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा क्या होता है, ये डिलीजेंस होता है, यानी बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में। हिंदी थोड़ी सी थकता नहीं है। ठीक, और ये वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब वर्सेटाइल है काफी, यानी अलग अलग काम कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ गलत लिखा हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में। फिर इसके बाद है आपका सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये क्या रखता है, सेफ रखता है। ठीक है, जैसे आपने पासवर्ड वगैरह लगा दिया अपने सिस्टम में, तो आपका जो डाटा है वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास पासवर्ड ना हो। तो बहुत सारी चीजें क्या रखता है, सीक्रेट रखता है। ठीक है,
इसका जो एक और एडवांटेज है सीक्रेसी, ठीक है, ये आपको मुझसे मुझसे बेहतर आपको पता होगा। सीक्रेसी, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का यानी हम इस पर क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये भरोसेमंद, ठीक है। देख लीजिएगा आप अगर देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, भरोसेमंद होता है हमारा सिस्टम, ठीक। भरोसेमंद का मतलब कि चांसेस ऑफ एरर क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि गलती इसमें बहुत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, जल्दी इसमें गलतियाँ नहीं होती, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, भरोसेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है इसका वो है प्लग एंड प्ले, यानी कि जब चाहें आप इसमें कोई भी पेन ड्राइव फंसाइए आपने और आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले, जब भी आप चाहें आपने अपनी सीडी डाली और उसमें आप आउटपुट देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए काम करना विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर आप चाहो तो कोई भी हार्डवेयर लाओ और उस पर इंस्टॉल करके आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले मतलब कि आराम से आप कुछ भी इसमें इनपुट देके कुछ भी आउटपुट ले सकते हो, चाहे वो गेम हो, चाहे कोई भी आपकी फाइल हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे म्यूजिक हो। तो प्लग एंड प्ले भी इसका क्या हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म यूज किए, जैसे कि मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, तो ये सारी चीजें भी क्या क्या होती हैं, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम आपको एक बार बता देते हैं ताकि आपको अगर नहीं पता हो, वैसे तो मुझे लगता है कि सब आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको क्या हो जाए, ये पता हो जाए, ठीक है। तो जो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं होती तो बहुत ही बेसिक है, पर कई बार ये एग्जाम में हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपसे पूछेगा कि अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं डाटा, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स, तो उसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो ये सीधे चीजें आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, क्या क्या टर्म्स जो है हमारे कंप्यूटर से क्या है, रिलेटेड है, ठीक। तो सबसे पहला तो आपका बेसिक जो हो गया वो हो गया हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, अगर मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बताना चाहूँ कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, तो जिस चीज़ को आप छू सकते हो वो हो जाता है हार्डवेयर, ठीक है। जो भी जिस चीज़ को भी आप छू सकते हो वो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। फिजिकल एलिमेंट दैट कैन बी टच, ठीक है। तो जैसे कि आपका डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, है ना, और आपकी पेन ड्राइव हो गई, ये सब आपके हार्डवेयर हो जाएंगे, जिसको भी आप छू सकते हो वो सारा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। तो इट इज कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और जैसे कि आपकी क्या हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे बता सकता हूँ, और क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर के अंग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो अगर आप जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर आप हिंदी में नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप अपने साथ बनाते जा सकते हो ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्ले, स्क्रीन, ठीक है, डिस्क, कीबोर्ड, तो ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर से क्वेश्चन तो शायद ही पूछता है क्योंकि हार्डवेयर सबको पता होता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, ठीक। बस इतनी ही डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोसीजर को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका कोई वेब ब्राउजर है, तो बहुत सारे क्या किया हमने, प्रोग्राम को मिलाकर और प्रोसीजर को मिलाकर कोड करके उनको क्या कर दिया, आउटपुट के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, ठीक। तो ये सारे आपके हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ
प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोसीजर को मिलाकर जो हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को बोलता है कि आपको हार्डवेयर को क्या करना है। ठीक है, जैसे कि आपका जो प्रोसेसर होगा वो आपके कंप्यूटर को, मतलब आपके अंदर कोई भी चीज है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी प्रोग्राम है, आपके जैसे स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा है, तो वो आपके किसके थ्रू दिख रहा है? वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू दिख रहा है। ठीक है, जब भी आपका मोबाइल में भी कोई चीज चल रही है तो वो सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को बता रहा है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक, तो जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो काम करने के लिए बोलता है, वो कौन है? हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, कि आपको करना क्या है। ठीक है, और क्या बोलता है सॉफ्टवेयर आपका? कि व्हाट टू डू एंड क्या करना है तो ठीक है, और हाउ टू डू कैसे करना है ये भी बताता है। ठीक है, तो व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है ये भी बताएगा, और हाउ टू डू यानी कि कैसे करना है ये भी आपको ये बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, आपका हो गया वेब ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, और भी चीजें होती हैं तो हम और भी डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाटा। हर जगह आप सुनोगे डाटा डाटा डाटा, तो डाटा का मतलब क्या होता है ना? अब आपको लगेगा डाटा यानी इन्फॉर्मेशन, नहीं, पर डाटा यानी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, डाटा होता है रॉ। ठीक है, यानी कि अनप्रोसेस्ड, यानी कि रॉ यानी कि कच्चा, है ना? मतलब कि जो कि अभी पका नहीं है, सीधी सी बात है, जो हमारे अभी काम का नहीं है, अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, जैसे आपका गेहूं हो गया, है ना, तो गेहूं है डाटा, उसकी जब रोटी बनी तो वो क्या हो जाएगी? आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही अनप्रोसेस्ड क्या हो गया आपका? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। लाइक आपने कोई नंबर लिखा, आपने 2+2 लिखा, तो ये डाटा है। ठीक है, 2+2 आपका डाटा है, तो नंबर हो गए। कोई आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, वो अभी आपका डाटा है, जब तक वो मीनिंगफुल नहीं है, आपने ABCD कुछ भी लिख दिया, ये आपका डाटा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपका, मतलब टेक्स्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर बोलते हैं वैसे तो, कोई आपके कोई पीस ऑफ पेपर आपने कुछ लिखा है, तो वो अभी तक डाटा है। तो जब तक वो काम का नहीं है आपके, वो डाटा है। जैसे मैंने कुछ लिख के दे दिया आपको, आपका एग्जाम है कि आपका एग्जाम चल रहा है और मैंने कुछ लिख के दे दिया आपको, तो अगर मैंने आपका जिस चीज का एग्जाम चल रहा है वो चीज लिख कर नहीं दी, मान के चलिए आपका सॉइल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, सॉइल का आपका एग्जाम चल रहा है, और मैंने आपको वर्ड रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, VV/VS, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये आपके काम का हो सकता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, और मान लीजिए आपके सॉइल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, और मैंने आपको लिख दिया कि स्ट्रेस क्या होता है, या मैंने आपको लिख दिया कि, जैसे मैंने आपको लिख दिया K=2G1+μ, ठीक है, मैंने आपको लिख दिया, आपका सॉइल का एग्जाम है और मैंने आपको दे दिया K=2G1+μ, तो ये क्या है? ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम तो सॉल्व का है ना, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगा, पर ये आपके लिए डाटा होगा, क्योंकि गलत तो नहीं लिखा मैंने, लिखा तो सही है, K=2G1+μ होता है ना, लिखा तो सही है, या E=2G1+μ होता है ना, E=2G1+μ होता है, तो लिखा तो सही है मैंने, है ना, लिखा तो सही है कि E=2G1+μ होता है, लेकिन ये आपके एग्जाम के हिसाब से ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर मेरा आपका ये लिख के दिया मैंने, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो डाटा आपके काम का होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, और बाकी डाटा तो होता ही है, जहां भी होगा कुछ भी चीज आपने लिखी है तो वो तो डाटा कहलाएगा ही, लेकिन अगर वो आपके काम का है तो वो कहला जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसको हम बोल देंगे डाटा। ठीक है, और अगर वो डाटा आपके लिए यूजफुल है तो उसको हम बोल देंगे इन्फॉर्मेशन। तो चौथा आ जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इन्फॉर्मेशन।
तो इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जब डाटा क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट। तो हैज टू बी यूजफुल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने जो आपके रॉ फिगर्स थे, जो भी रॉ फैक्ट्स थे, उसको आपने प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, मतलब कि उसको क्या किया, उसके साथ आपने काम किया, जो भी आपके रॉ फैक्ट्स और फिगर थे उसके साथ आपने काम किया, उसको आपने यूजफुल बनाया अपने लिए, तब आप उसको बोल दोगे कि ये क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपका कोई डाटा है और वो आपके काम का ही नहीं है, अगर कोई डाटा आपके काम का ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेटा, उसको हम फिर बोलेंगे डेटा। लेकिन अगर वो आपके काम का है तो उसको हम बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि जब आप किसी को क्या दें, कोई कमांड दें, जब आप किसी को कुछ करने को बोलें, है ना, तो कमांड होता है टू कंप्यूटर। अब यहाँ किसको करने बोलेंगे, है ना, यहाँ तो आपका कोई और बैठा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ क्या है, कंप्यूटर है, तो आप किसको करने बोलोगे, इज अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर। इज अ कमांड डालना, इज अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर। अब कमांड क्या हो गया, देखो आपने बोला जैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपका कमांड हो गया, ठीक है, किसमें आपको करना पड़ेगा, इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, इन द कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा। अब यहाँ बैठ के बोल दोगे कंप्यूटर को कि 2 into 2 कर लो, तो आपके हिसाब से तो इंस्ट्रक्शन हो गया, पर कंप्यूटर के हिसाब से इंस्ट्रक्शन नहीं हो ना। जब तक आप टाइप नहीं करोगे 2 into 2, तब तक वो 4 नहीं बताएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको कमांड तो देना है, पर किस में देना है, इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय यूजर, यानी आपको उसको ऐसे बताना है ताकि उसको समझ में आए। आप यहाँ बैठ के बोल दिए कि 2 into 2 कर दिए, आपने हाथ दिखा दिए 2 बार ऐसे ऐसे करके, है ना, 2 बार आपने हाथ दिखा दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कर लेगा। उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको सम करना है, आपको ऐड करना है, आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से बताना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप अब तो इतना आसान हो गया हमारे लिए, पहले इतना आसान नहीं होता था, पर आजकल तो सब कुछ लिखा ही होता है स्क्रीन में, सिर्फ हमको क्लिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम। इसके नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर in order to perform some task। आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को ताकि वो कुछ काम क्या कर पाए, कोई टास्क परफॉर्म कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम आपने देखा होगा, कई अपन मतलब कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो क्या है, हमारा प्रोग्राम ही है ना। आपको कोई भी आपने जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए कुछ भी काम करने के लिए, वो आपके क्या कहला जाते हैं, प्रोग्राम कहला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थी कंप्यूटर को लेकर। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस तरीके से कंप्यूटर आया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो वो देखेंगे हम, ठीक है, कि हिस्ट्री कहाँ से आई, कहाँ से चालू हुआ, ठीक है वो काफ़ी बड़ा है, पर ठीक है कोशिश करते हैं कि अपन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कवर कर लें, ठीक है। तो वैसे तो शुरुआत हुई थी हमारी कब से, 1800, सॉरी शुरुआत हमारी हुई थी 1602 से। पहला जो कंप्यूटर था वो था एबेकस, चाइना ने बनाया था, ठीक है। तो पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और जो लास्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम अभी बात करें तो अभी जो हमारा लास्ट कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो वो हमारा IBM 650 कंप्यूटर है, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, कंप्यूटर हैं जो अभी यूज करते हैं हम,
मतलब अभी तो खैर यूज़ नहीं करते हैं, पर कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक हम पहुँचे उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर इसके बाद आएगा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मतलब इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ही बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे अभी। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो ऐसे तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर तो हिस्ट्री हो जाएगा सब। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो इसको अपन थोड़ा कॉलम के फॉर्म में देख लेते हैं, तो अपन को याद करने में क्या रहेगी, थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि पहले तो देख लेते हैं कि इन्वेंशन किसने किया, है ना, इन्वेंटर कौन थे अपने। ठीक, उसके बाद किस मतलब इन्वेंशन कहाँ पे हुआ, क्या नाम था उसका, फिर इन्वेंटर कौन था, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और उसके क्या एप्लीकेशन थे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहला जो इन्वेंशन था हमारे कंप्यूटर का वो था एबेकस। ठीक है, पहला जो हमारा इन्वेंशन था वो था एबेकस, और ये हुआ था हमारा 1602 में, और किया किसने था, चाइना ने। और ये क्या था, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था हमारा ये। और इसमें क्या क्या काम हो जाते थे, तो इसमें हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता था, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपसे खैर नहीं पूछेगा कि क्या क्या काम हो जाता था, कैसे कैसे काम हो जाता था। ठीक है, इसमें हम स्क्वायर रूट वगैरह भी कैलकुलेट कर लेते थे, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सारे काम हम इसमें कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया पहला कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था, एबिकस। ठीक है, इसका नाम था एबिकस, इन्वेंट किया था चाइना ने। नाम था एबिकस, इन्वेंट किया था चाइना ने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि कैलकुलेट कर लेता था। ठीक है, एडिशन एडिशन कर लेता था, सब्ट्रैक्शन कर लेता था, और स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेता था। ठीक है, तो ये आपका पहला था। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका नेपियर बोन्स। ठीक है, ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो कैसे काफ़ी सारे हैं, याद करना भी काफ़ी मुश्किल है, पर अपन कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, ताकि आप वो चीज़ें तो कम से कम याद कर लो। तो सेकंड जो है हमारा, नेपियर बोन्स। तो ये था हमारा 1617 में। ठीक है, और ये किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने। तो जॉन नेपियर जो थे वो थे स्कॉटलैंड के। ठीक, अब इसमें क्या थे, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर थे। ठीक है, और नंबर इसमें थे हमारे 0 से 9। ठीक, और ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेता था। पहली बार जो हमारा ये सिस्टम था ये क्या कर लेता था, मल्टीप्लीकेशन कर लेता था। ठीक है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी वो क्या यूज़ की थी, रैप्डोल रैप्डोलोजिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस इसमें। फिर इसके बाद था जो थर्ड कंप्यूटर, वो था हमारा पास्कलाइन। पास्कलाइन, तो ये हमको बनाया था, किसने किसने बनाया था, ये ब्लाइस पास्कल ने बनाया था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये कर सकता था 2 नंबर का। ठीक है,
2 नंबर का ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एडिंग मशीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। फिर इसके बाद था हमारा जैकवार्ड्स लूम, ठीक है। तो इसके बाद था हमारा ये जो पास लाइन था ये 1647 में आया था, 1642 में आया था, ठीक है। और ये जो हमारा था एबिकस ये 1602 में आया था। उसके बाद जो नेपियर बोन्स था वो 1617 में आया था। और इसके बाद आया था हमारा सीधे 1801 में जैकवार्ड्स लूम। ये आया था 1801 में, ठीक है। 1801 में आया था ये। मेनली वे ये क्या था, इसमें पंच कार्ड ऑफ द, इसमें हमने पंच कार्ड यूज किए थे, ठीक है। किसने बनाया था ये, जॉफ मैरी ने, फ्रांस के थे, जोसेफ मैरी, जोसेफ मैरी, और ये थे फ्रांस के। इसमें पहली बार हमने क्या किया था, पंच कार्ड यूज किए थे, ठीक है। पंच कार्ड मतलब कि हमको पंच करने पड़ते थे, कोई भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है तो उसको पंच करके करना पड़ता है। जैसे अभी हम दबाते हैं की को, वैसे ही हमको इसमें क्या करना पड़ता है, पंच करना पड़ता है। तो उसमें बड़े बड़े कार्ड्स होते थे, ठीक है। तो पंच कार्ड इसमें यूज किए थे हमने, ठीक है। और ये हमारा जो टेक्सटाइल के लिए प्रोसेसिंग होती थी उसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो ये सब आप समझ याद रखिए, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। तो जो सबसे अभी अभी तक जो हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारा एनालिटिकल इंजन। ये आया था हमारा 1837 में, और ये हमारे चार्ल्स बाबेज इन्होंने बनाया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता था, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो भी काफी पता कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बाबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबेज, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर लिख देता हूं मैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया था कि इन्होंने पहला जनरल पर्पस, अभी तक जो कंप्यूटर हम बना रहे थे कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बना रहे थे, या तो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या कुछ ऐसा काम करने के लिए जो जनरली हम ऐसी मतलब नॉर्मल हर आदमी यूज नहीं कर सकता। तो इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था जनरल पर्पस के लिए। फर्स्ट इनका जनरल पर्पस कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। और यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन या स्टोर करते थे या जो प्रोग्राम हम स्टोर करते थे वो इन फॉर्म ऑफ किसमें करते थे, बैरल्स। तो यहाँ पे आप याद रखो टर्म बैरल, ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम थे उनको जो हम स्टोर करते थे वो किसके फॉर्म में करते थे, बैरल। तो हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बैरल जो है वो किससे रिलेटेड है, ये पूछ सकता है आपसे। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजन, और इलेक्ट्रिकल इंजन का इन्वेंशन किसने किया था ये भी आपसे पूछ सकता है, वो हो गया हमारा चार्ल्स बाबेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेसिमल भी पहली बार इसमें यूज कर सकते थे, हम डेसिमल मशीन थी, ठीक। साइन वगैरह थे इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर वगैरह कर सकते थे हम इसमें। तो ये पहली हमारी डेसिमल मशीन थी, ठीक है, विथ साइंस। तो ये हमारी बात हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंजन की। इसके बाद भी हैं कुछ 2-3 और हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके मतलब 5-6 और बचते हैं, ठीक है। मेन हमारा जो अभी मैं बात करता हूँ कि अपन को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखना है, तो एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट करूँ वो तो आपको मेरे को याद रखनी है। पहली चीज़ तो आपका इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना होगा, तो ये पूछ सकता है कि कौन से वर्ड से कंप्यूटर का जनक हुआ है, कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है, ठीक। इट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। तो ये तो बेसिक चीज़ है, पता ही होगी आपको। फिर इट हैज एबिलिटी टू रिस्टोर, रिट्राई, प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक है, ठीक। उसके बाद ये जो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है, ये आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर इन कंप्यूटर, कितने फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कितने फंक्शन होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब 4 फंक्शन में पहला फंक्शन होता है आपका क्या, इनपुट। पहले आप डाटा को क्या करोगे, इनपुट करोगे, तो इनपुट। फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगा, ठीक। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो प्रोसेस आपका सीपीयू में होता है, ठीक है। और जो आपका इनपुट डिवाइस है वो कहाँ पे डाटा को सेंड करता है, तो वो आपका सेंड इंस्ट्रक्शंस टू सीपीयू है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना,
उसके बाद इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल टू यूजर। तो ये मीनिंगफुल बनाता है, आपके प्रोसेसिंग क्या करता है, आपका जो डाटा है उसको मीनिंगफुल बनाता है। आउटपुट उस डाटा को अवेलेबल कराता है यूजर के लिए ना, तो वहाँ उस आउटपुट की वजह से हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, और स्टोर वाला तो आपका स्टोर करेगा ही, है ना, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब इसके बाद फीचर्स तो आपको पता ही है ना, ये तो बेसिक हो जाता है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी या ऑटोमेशन, डिलीजेंस, सीक्रेसी, रिलायबिलिटी और प्लग एंड प्ले। तो ये सारी तो हमारी बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर थे हमारे, जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ रखना है क्या होता है, फिजिकल एलिमेंट होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको याद है। अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो जितना मैंने हाईलाइट किया सिर्फ आप उतना भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगर आप उतना भी लिखोगे खुद से तो भी आपका काम हो जाएगा। और शॉर्ट मैं बोलूँगा कि आप शॉर्ट नोट बनाइए ताकि वो आपको लंबे टाइम तक क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो उतने लंबे टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट बनाइए। तो उसके बाद तो ये भी पूछता है हमसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। डायरेक्ट पूछ सकता है हमसे कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। ठीक, फिर उसके बाद डाटा होता है हमारा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, ये भी काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इन्फॉर्मेशन, तो व्हेन डाटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं, और एक हमको क्या करते हैं, गिवन कंटेक्स्ट मिला के उसको क्या कर देते हैं, यूजफुल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन यानी कि हमने क्या किया है, कंप्यूटर को कमांड दिया है, किसकी लैंग्वेज में, गिवन टू कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय यूजर। ठीक है, फिर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर जो हमने दिए हैं, क्या हो गया हमारा प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्या था नाम, एबेकस। पहली चीज तो याद रखनी है, कब था, 1602। ठीक है, 1602 ये याद रखना है आपको। फिर पहला इन्वेंटर कौन था, तो चाइना, तो सी से कंप्यूटर, सी से चाइना, ऐसे याद रख सकते हो आप। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता था इसमें, और रूट वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, पहला ये डिवाइस था इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड था हमारा नेपियर बोन्स। यहाँ पे आप याद रखना क्या, रेबोल्जिया। पूछ सकता है आपसे कि रेबोल्जिया किसमें था, तो आप बता सकते हो कि ये किसमें था, नेपियर बोन्स सेकंड कंप्यूटर थे जो हमारा। फिर उसके बाद हमारा पास्कलाइन। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट एडिंग मशीन बोलते हैं, इसमें आपको याद रखना है फर्स्ट एडिंग मशीन। पहली बार हम इसमें क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे दो नंबर को। ठीक है, तो पास्कलाइन से आपको याद तो आ ही जाएगा, पास्कल है ना, नाम तो सेम ही है। फिर इसके बाद हमारा पहली बार पंच कार्ड कहाँ यूज किए थे, ये पूछ सकता है, तो वो आपको याद रखना है क्या, जैकार्ड्स लूम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनालिटिकल इंजन, जो कि हमारे चार्ल्स बाबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये। ठीक है, फर्स्ट ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारा कौन सा था, एनालिटिकल इंजन, जो कि किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, चार्ल्स बाबेज। और इसमें हमने पहली बार बैरल्स यूज किए थे, किसको, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, स्टोर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। और भी कंप्यूटर है, जैसे कि आपका टैबुलेटिंग मशीन है अगला, फिर आपका मार्क 1 है, एनियक है, हेडसेक है, यूनिवैक है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो सब भी हम देख लेते हैं ताकि कुछ छूटे ना आपका। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरेशन। अभी हमारी 5th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, तो उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो इसके आगे हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो हम खत्म कर लें। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, और जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी भी मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बताई हैं। ठीक है, आपका जो मतलब सिलेबस है उसमें ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, तो उसमें ही इसके हिसाब से हमको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो जो सिलेबस में वो तो हमको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।